नमस्कार मित्रों, सहपाठियों एवं विशेषकर मेरे शिक्षक साथियों। सीटेट तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं उन सबों का स्वागत करता हूं इस कक्ष में। आज मेरा सीटेट का दूसरा क्लास है। हालांकि अभी तक मैंने कुल 3 वीडियो डाला है। पहला अपना इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है और दूसरा बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में मैंने दूसरे वीडियो में बताया है। और उसमें मैंने आपको एक बात बोला था कि मैं जो भी इस कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में प्रश्न की प्रकृति कैसे होती है वो आज मैं आपको बताऊंगा, और मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा होता है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। दोनों में संबंध कैसा है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। रिव्यू लेने के दौरान मुझे मेरे शिष्यों के द्वारा पता चला, मेरे शिक्षक साथियों के द्वारा पता चला कि सर, जो आपसे बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ा है उसको तो यह वीडियो देखकर समझ में आ रहा है, परंतु जो विद्यार्थी आपसे नहीं पढ़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें उतना समझ में नहीं आ रहा है। खासकर वैसे विद्यार्थियों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि सीटेट का जो विषय है, जो मुख्य विषय है पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र, उसका 2 सेक्शन है। पहला जिसे कि आप पढ़ते हैं थ्योरेटिकल, और दूसरा पहलू है प्रैक्टिकल। आपने जो भी पढ़ा, सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न आया, दोनों एक दूसरे से कितना मिलता जुलता है, इसको कनेक्ट करना, इसको जोड़ना, आपस में संबंध स्थापित करना प्रैक्टिकली कहलाता है। तो थ्योरेटिकली हमने आपको पिछले कक्षा में, बाल केंद्रित कक्षा में बताया। आज मैं आपको व्यवहारिक रूप से बताऊंगा कि देखिए, जो हमने आपको पिछला कक्षा में पढ़ाया, देखिए वह 2021 दिसंबर वाले ऑनलाइन एग्जाम में कैसे मैच करता है, कैसे मिलता जुलता है, कैसे प्रश्न पूछा गया है, और जो भी सिद्धांत से हमने आपको पढ़ाया उस सिद्धांत का आप इस्तेमाल सीटेट के प्रश्नों को हल करने में कैसे करें, ये प्रमाण मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए ध्यान से सुनिए और कलम कॉपी साथ में रखिए, नोट कीजिए कि कौन सा पॉइंट से कौन सा प्रश्न कैसे हल किया जाता है और कितने आसानी से हल किया जाता है। बहुत आसान है, बस एक बार भरोसा करके पूरा वीडियो देखिए। एकदम आपको देसी अंदाज में मैं आपको 2022 का यानी सीटेट दिसंबर 2021 का प्रश्नों का हल करवाऊंगा। तो आते हैं 2021 दिसंबर ऑनलाइन एग्जाम का प्रश्न पत्र है। 5 प्रश्न अभी आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, समावेश का नियम है क्या? दूसरा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तीसरा है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षकों को छात्रों को प्रश्न पूछने डैश। चौथा है, वाइगोत्स्की का मूल सिद्धांत क्या बतलाता है? पांचवा है कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि सबसे उपयुक्त रहेगी? देखिए, सीटेट में
दो तरह का प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो आप थ्योरी पढ़े एकदम हूबहू प्रश्न रहेगा। दूसरा इनडायरेक्ट, वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा घुमा कर रहेगा। सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं, खासकर जो हमने आपको बाल केंद्रित कक्षा में पढ़ाया, इसके पहले वाला वीडियो में मैंने पढ़ाया है। आप यदि कॉपी में लिखे होंगे कलम से तो आपको एक चीज़ याद होगा, प्रश्न हमने बताया था। प्रश्न पूछने की आज़ादी होनी चाहिए, यही हमने आपको बताया था कि कक्षा में बाल केंद्रित कक्षा में बालक केंद्र में रहता है। बालक को डरा नहीं सकते हैं, बालक को आपको प्यार से रखना होगा, नकारात्मक नहीं सकारात्मक होगा। और बच्चों को हम अवधारणा सिखाएंगे। बच्चा गलती करेगा तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। जब त्रुटि में हमने आपको बताया था कि त्रुटि स्वीकार्य होगा और शिक्षक सीखेगा कि बच्चा क्यों त्रुटि किया है, और फिर बच्चों को सिखाएगा कि देखो तुमने यहाँ गलती किया है। जब आप उसके त्रुटि को एक्सेप्ट करते हैं, उसको सिखाते हैं, खुद सीखते हैं, तब बच्चों को आपसे कंफर्टेबल फील होने लगता है। उसे लगता है कि सर मेरे टाइप के हैं, अरे सर तो अपने हैं। आपको देखकर वह चहक जाता है, खिलखिला उठता है। तब उसे भरोसा हो जाता है कि अब सर हमारे सभी समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए वह आपसे बेधड़क बेझिझक होकर प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न कब पूछा? जब त्रुटि को आपने एक्सेप्ट किया। प्रश्न पूछेगा तभी बच्चा सीखेगा, रिसर्च करेगा, क्योंकि इसके पहले वाले चरण में उसने कुछ सीखा था तो कुछ नहीं सीखा था। सीखा तो अधिगम और नहीं सीखा तो अनधिगम। नहीं सीखा तो त्रुटि को हमने समाधान किया, तब बच्चा के मन में भरोसा जागा। देखिए, पॉइंट को मिलाना सीखिए। बाल केंद्रित, बालक प्रधान। बालक प्रधान रहेगा तो हम उसे डराएंगे नहीं बल्कि समझाएंगे, उसे सिखाएंगे। रटंत नहीं समझाएंगे तो बच्चा सीखेगा, और सीखेगा तो कुछ नहीं सीखेगा। कुछ नहीं सीखना को अधिगम कहते हैं, और कुछ नहीं सीखना को अनधिगम कहते हैं, और कुछ सीखना को अधिगम कहते हैं। अनअधिगम भी अधिगम का एक हिस्सा है। इसीलिए त्रुटि करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब बच्चा त्रुटि करेगा तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, सीखना चाहिए और फिर उसे सिखाना चाहिए, ताकि अगला बार सेम त्रुटि नहीं दोहराए। इससे बच्चों में भरोसा जागता है, आत्मविश्वास जागता है कि सर मेरे से कंफर्टेबल फील करते हैं और हम भी उनसे कंफर्टेबल फील करते हैं। तब जाकर वह आपसे बेधड़क प्रश्न पूछता है। तो प्रश्न पूछने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्लास से बाहर नहीं करना चाहिए, अवहेलना नहीं करना चाहिए, नकारात्मक नहीं होगा, यहाँ सकारात्मक होगा। तो प्रश्न पूछने पर आज़ादी होनी चाहिए। यही देखिए 2021 के एग्जाम में आया है, दिसंबर 2021 के एग्जाम में। तो इस प्रश्न में हम आते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को
छात्रों को प्रश्न पूछने का क्या होना चाहिए, तो निगेटिव नहीं पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। तो हतोत्साहित करेंगे निगेटिव, अनुमति नहीं देंगे निगेटिव माइनस, सजा देंगे ये भी निगेटिव। उसमें हमने आपको बताया था नकारात्मक नहीं सकारात्मक, दंडात्मक नहीं सुधारात्मक। तो सजा नहीं देंगे ये भी निगेटिव। क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित, देखिए प्लस पॉजिटिव। तो क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछने की आज़ादी देनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, ये देखिए डायरेक्ट जो हमने आपको कल के कक्षा में पढ़ाया था। दूसरा प्रश्न है वाइगोत्स्की। कल हमने आपको बताया था कि पियाजे संज्ञानात्मक विकास, कोहलबर्ग नैतिक विकास, वाइगोत्स्की सामाजिक विकास। यदि आप पिछले वीडियो में मेरे साथ पीछे पीछे दोहराए होंगे तो आपको याद होगा। और यहाँ पर हमने लिखा था समीपस्थ विकास का सिद्धांत, फिर लिखा था निकटस्थ विकास का सिद्धांत। इतना चीज हमने आपको जाते जाते बताया था। देखिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में क्या दर्शाता है। तो वाइगोत्स्की बताया है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक विकास के बारे में बताया, समीपस्थ विकास के बारे में बताया, निकटस्थ विकास के बारे में बताया, कोहलबर्ग नैतिक विकास के बारे में बताया, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया। तो एकदम देखिए डायरेक्ट प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या सही है। तो अधिगम क्या है, आक्रमबद्ध नहीं, उत्पत्ति मूलक नहीं, अंतर्मन नहीं, तो क्या सामाजिक। वाइगोत्स्की क्या बताया है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए इससे एक नंबर डायरेक्ट प्रश्न आया। एक और प्रश्न है जो इस बोर्ड पर अभी लिखे नहीं है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया। देखिए छठा, समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो ऑप्शन में है कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर। तो किसने दिया, यहाँ डायरेक्ट है, क्या होगा, वाइगोत्स्की। तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत एक प्रश्न, वाइगोत्स्की का के अनुसार अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है दो प्रश्न वाइगोत्स्की से डायरेक्ट आया है और भी आया है इनडायरेक्ट। ये बात हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं कि पियाजे संज्ञानात्मक, कोहलबर्ग नैतिक, वाइगोत्स्की सामाजिक, और उसका दो और क्या, तो समीपस्थ और निकटस्थ विकास। इस तरह से हम अभी तुरंत 3 प्रश्न को देखे हैं जो डायरेक्ट आता है और हमेशा आता है, हर सेट में आएगा। ये शायद 27 दिसंबर 2021 का प्रश्न है। अब हम यहाँ देखते हैं एक में, हाँ एक चीज हमने आपको और बताया था बाल केंद्रित शिक्षा में। इसको आप आगे पीछे करके उतार भी सकते हैं या 1 मिनट हम आपको देते हैं, इसको उतार लीजिए।
तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। आगे हम देखते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था अवधारणात्मक, संरचनात्मक या रचनात्मक, सृजनात्मक और संकल्पनात्मक या संप्रत्यय। तो देखिए, एक शिक्षक का पढ़ाने का उद्देश्य यही होना चाहिए। अवधारणात्मक, संरचनात्मक या रचनात्मक, सृजनात्मक कुछ नया, और लास्ट में क्या, संकल्पनात्मक या संप्रत्यय। प्रत्यय और संप्रत्यय पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये चर्चा करते हैं कि कल हमने इसको बताया था, तो इससे प्रश्न कैसे आता है आज हम ये देखेंगे। इसके बारे में जानने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें हमने इस पर चर्चा किया है। इससे प्रश्न कैसे आता है डायरेक्ट, इसको भी हम दो भाग में समझेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट पर चर्चा करते हैं, इनडायरेक्ट पर हम एक वीडियो बनाएंगे। देखिए, अब आ जाइए आप प्रश्न नंबर 2 में। क्या 2 कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 किस पर बल देती है, किस पर जोर देती है। जब शिक्षा पर नीति बना, कमेटी बना, आयोग बना, तो वो क्या चाहेगा, शिक्षा बेहतर हो या बदतर हो। बेहतर हो, और बेहतर शिक्षा होने के लिए एक शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो हमने आपको बताया था कि ऐसे पढ़ाना चाहिए। अवधारणा, संरचना या रचना, सृजनात्मक और संकल्पनात्मक। तो किस पर जोर देगा, सबसे ज़्यादा जोर किस पर देगा, संकल्पनात्मक पर। क्योंकि अवधारणा स्पष्ट होगा तभी संरचना या रचना होगा, तभी सृजन करेगा और तभी संकल्पना में डूबेगा, तभी संप्रत्यय का विकास होगा। तो सबसे लास्ट क्या स्टेज क्या है, संकल्पनात्मक। तो किस पर बल देगा, संकल्पनात्मक या संप्रत्यय समझ पर। तो इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये 4 प्रश्न, 1 2 3 और 4 प्रश्न हम बता चुके हैं बाल केंद्रित शिक्षा में। और भी आगे वाले प्रश्न को हम देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा जो मैंने पिछला कक्षा में पढ़ाया, उसमें 4 प्रश्न आपने देखा, और अभी कारवां खत्म नहीं हुई है, अभी तो आगे ही बढ़ी है। एक बार वीडियो को देखिए बाल केंद्रित, 7 प्रश्न का उत्तर मिलेगा सिर्फ एक वीडियो को देखने से। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी कीजिए। 5वां प्रश्न में आते हैं दोस्तों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। देखिए, हमने आपको कल बताया था CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब होता है निरंतर। शिक्षक को मूल्यांकन सिर्फ छमाही और बरमाही एग्जाम में नहीं करना चाहिए। हालांकि अधिकांश शिक्षक यही समझते हैं कि मूल्यांकन करना है तो परीक्षा ले ही रहे हैं सर, हो गया मूल्यांकन। छमाही परीक्षा ले लिए, वार्षिक परीक्षा ले लिए, हो गया मूल्यांकन। अधिकांश शिक्षकों को पता नहीं होता है कि मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं। वो सिर्फ एक ही मूल्यांकन को जानते हैं। तो सतत का मतलब भी वही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन। कक्ष में अधिगम के दौरान अध्यापकों के द्वारा बीच बीच में पूछा जाने वाला प्रश्न
निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है और शिक्षक उसी समय बच्चों के समस्या का समाधान करते हैं। जैसे कोई बच्चा कक्ष में झुक रहा है, उसका ध्यान कहीं और है, शरीर है लेकिन ध्यान कहीं और है, और उसी समय आपने कुछ महत्वपूर्ण चीज पढ़ाया और वही प्रश्न एग्जाम में आया और बच्चों ने उसी प्रश्न को नहीं बनाया और वही 2 प्रश्न के 2 नंबर से परीक्षा में फेल कर गया, तो अब बताइए कि जब बच्चा फेल हुआ तो दोष किसका है? कहिएगा गार्जियन का है? नहीं, किसका दोष है? शिक्षक का। यदि शिक्षक मूल्यांकन का पहला प्रकार निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन को जानता, बच्चों को कक्ष में अध्यापन के दौरान बीच बीच में टोकता, पूछता, तो वह बच्चा झुकता नहीं बल्कि जाग जाता, उठा हुआ रहता और शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनता और एग्जाम में प्रश्न का हल करता और 2 नंबर अधिक लाता और परीक्षा पास कर जाता। दूसरा मूल्यांकन जो जानते हैं शिक्षक लोग या हम लोग भी जानते हैं, योगात्मक, संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन। यह सत्र समाप्ति के उपरांत या बाद किया जाता है, जैसे वार्षिक परीक्षा का आयोजन या छमाही परीक्षा का आयोजन। इस पर क्या चर्चा करूं, ये तो सब जानते हैं। तीसरा मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा परीक्षा दे दिया वार्षिक, तो या तो पास होगा या तो फेल होगा। पास होगा तो सब सही, अब फेल हुआ तब मास्टर साहब जिम्मेदार। अब मास्टर साहब उस बच्चे से प्रश्न पूछते हैं कि अरे कैसे फेल कर गया रे, हमने तो इतना इतना बताया था कक्षा में। तब बच्चा बताता है कि नहीं सर, नहीं समझे थे। तो सर जी जो है फिर से प्रश्न पूछते हैं, बताओ, मैथ के टीचर हैं, बताओ a+b का होल स्क्वायर, नहीं जानते हैं। चलो ठीक है, a गुना a बताओ, नहीं जानते हैं। ये जोड़ a बताओ, नहीं जानते हैं। चर राशि या चर राशि, नहीं जानते हैं। तब तक पूछते हैं जब तक कि बच्चा कुछ कह नहीं दे कि हाँ सर ही जानते हैं। तो जो भी प्रश्न पूछा गया और जिस प्रश्न का उत्तर बच्चा दे दिया, वही उस बच्चा का MLL। याद कीजिए MLL क्या है। कल हमने बताया था मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम अधिगम स्तर, वही बच्चा का न्यूनतम अधिगम स्तर हो गया। इससे शिक्षक को पता चला कि अरे जो हमने पढ़ाया कक्षा में, जिस स्तर का पढ़ाया, वो स्तर तो बच्चा का था ही नहीं, तो फेल तो करेगा। यही मूल्यांकन निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तब शिक्षक उसे विशेष समय में विशेष ट्यूशन देकर, विशेष कक्षा देकर उसका समस्या का, बीमारी का उपचार करते हैं, जिसे उपचारानात्मक शिक्षण कहा जाता है, रिमेडियल टीचिंग। तो 3 मूल्यांकन हो गया। CCE क्या है? मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, ये तो एक विधि है मूल्यांकन का। सतत व्यापक मूल्यांकन, CCE को NCF ने नहीं दिया है, NCF की ओर से नहीं है, ये एक विधि है, मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो यहाँ C का मतलब क्या है? पहला C। प्रश्न पूछता है कि CCE में पहला C का मतलब क्या होता है? तो सतत। फिर प्रश्न पूछता है इसी से कि CCE में पहला C का मतलब सतत होता है, जिसका मतलब क्या होता है? यही है देखिए प्रश्न कि CCE में सतत का मतलब क्या होता है। तो सतत का मतलब निरंतर होता है, अर्थात शिक्षकों को छात्रों का मूल्यांकन
कक्षा कक्ष में पढ़ाने से पहले जो MLL कहलाता है, न्यूनतम अधिगम स्तर, MLL का हम 2 बार प्रयोग करते हैं। पहला 2 उद्देश्य के लिए करते हैं। पहला, एक सफल शिक्षक बनने के लिए हम कक्षा के छात्रों का न्यूनतम अधिगम स्तर निकालते हैं, और दूसरा, जब बच्चा फेल हो जाए तब हम जो उससे पूछताछ करते हैं उसमें भी हम उसका मूल्यांकन करते हैं, MLL निकालते हैं, तभी ना उसका इलाज होगा। तो जो अच्छे शिक्षक होते हैं, सफल शिक्षक होते हैं, वो बीमारी पहले ढूंढ लेते हैं, और जब बच्चा फेल कर जाए तो भी उसका बीमारी ढूंढ लेते हैं और उसका इलाज कर देते हैं। तो कक्षा कक्ष में अध्यापन से पहले मूल्यांकन और पढ़ाने के दौरान भी मूल्यांकन, पढ़ा रहे हैं उस समय भी मूल्यांकन, बीच बीच में भी मूल्यांकन करेंगे। बच्चा सोया हुआ है कि जगा हुआ है, इसका ध्यान कहाँ है, कक्षा में है या कहीं और है, ताकि कक्षा कक्ष में जो ज्ञान का निर्माण या रचना हो रहा है उसमें बच्चा जागृत अवस्था में रहे और उसका भी ज्ञान का निर्माण या रचना हो। इसीलिए निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। कब? जब बीच बीच में मूल्यांकन करे तब। अब आते हैं प्रश्न के ऑप्शन पर। सतत का मतलब समय समय पर बच्चों के स्मरण। देखिए जी, आ गया स्मरण। कल हमने आपको एक चीज बताया था कि रटंत नहीं समझंत। देखिए, ये शब्द डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये हमने आपको याद करने के लिए इजाद किया है कि रटना नहीं है, समझना है। नकारात्मक नहीं सकारात्मक, परिभाषा नहीं अवधारणात्मक, डर नहीं प्रेम, दंड नहीं दंडात्मक नहीं सुधारात्मक। ये हमेशा याद रखिए, हमेशा इससे 2 प्रश्न आता है, या तो यह ऑप्शन में आता है। तो देखिए, स्मरण आ गया जी, तो गलत बात हो गया। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना। देखिए, एवं उनकी सहायता करना। अभी हमने बताया कि सतत मतलब निरंतर, पढ़ाने के दौरान भी मूल्यांकन करना, पढ़ाने से पहले भी मूल्यांकन करना, पढ़ाने के बाद भी मूल्यांकन करना। तो देखिए, अध्यापन के दौरान मूल्यांकन करना, कक्षा कक्ष में बीच बीच में मूल्यांकन करना, तो ये क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन होते रहना चाहिए। जब तक शिक्षक कक्षा में पढ़ाएंगे तब तक मूल्यांकन होगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। तीसरा, पूरे शैक्षणिक वर्ष में पेपर पेंसिल से लेना, तो ये क्या हो गया? योगात्मक हो गया। संकल्पनात्मक या अंतिम हो गया। तुलना करना, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा कि पढ़ाने के दौरान मूल्यांकन करना। अब आते हैं, ये हमने आपको बताया था कि सतत मतलब निरंतर, व्यापक मतलब शैक्षिक और सह शैक्षिक। इससे हमेशा प्रश्न आता है। व्यापक मतलब शैक्षिक और सह शैक्षिक। एक प्रश्न ये हो गया। छठा, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित की स्वतंत्रता, यानी बहुत सारा सामग्री हम बच्चों को दे दिए हैं और उसको कह दिए हैं कि देखो अपने मन से तुम इसका इस्तेमाल करो, फ्रीडम दिए हैं। ये कैसा विधि है? हमने बच्चों को विभिन्न प्रकार का सामग्री दे दिया और कह दिया कि हम तुमको कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेना है तुमको, अपने मन से तुमको जो करना है इसके साथ करो। इससे क्या होगा? कल हमने आपको बताया था, याद कीजिए, सोचिए, समझिए कि हमने क्या पढ़ाया था। देखिए ऑप्शन, कुछ जो याद आ जाए 2 मिनट में। यंत्रवत अधिगम। देखिए जी, यंत्रवत मशीन जैसा रट जाना। तब मशीन जैसा रटेगा तो नहीं, रटंत नहीं
समझंत, तो मशीन जैसा तो नहीं रटेगा। क्या होगा? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होगा। उसको तो हम दिए हैं कि अपने मन से जो इच्छा है करो, तो कंपटीशन तो हुआ नहीं, एक दूसरे से तुलना तो कराए नहीं, उसको तो फ्री छोड़ दिए कि जितना मन है उतना तुम यूज करो। निर्देशात्मक, हम उसको निर्देश दे रहे हैं? नहीं, यह तो प्रश्न खुद कह रहा है स्वनिर्देशित, खुद से ही निर्देशित होगा। तो हम तो कुछ नहीं किए, तो निर्देशित तो हुआ नहीं। क्या है? अन्वेषित। कल हमने आपको बताया था कि बच्चा सक्रिय होगा, जिज्ञासु होगा, अन्वेषण करेगा, खोजी प्रवृत्ति के होगा, रिसर्च करेगा, क्रियाशील रहेगा, तभी बच्चा अधिगम करेगा। ऐसा कब होगा? जब आप उसको डराएंगे नहीं बल्कि समझाएंगे, प्रेम से बात करेंगे, तभी ऐसा होगा। उसके त्रुटि को एक्सेप्ट करेंगे, प्रश्न पूछने का आज़ादी देंगे, तभी बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, बढ़ेगा और देश का नाम रोशन करेगा, अन्वेषण करेगा, रिसर्च करेगा, खोज करेगा, जिज्ञासु होगा, सक्रिय होगा। हमने आपको बताया था। तो अन्वेषण कब होगा, खोज कब करेगा, रिसर्च कब करेगा? जब बच्चा सक्रिय होकर अधिगम करेगा। इसके लिए हमें उसे प्रश्न पूछने की आज़ादी देनी चाहिए, डराना नहीं चाहिए बल्कि समझाना चाहिए। देखिए, यहाँ आज़ादी मिल रहा है, स्वतंत्रता, फ्रीडम मिल रहा है कि जो इच्छा है वो करो, जो दिक्कत है हमसे पूछो, हम समाधान करेंगे। ऐसा भरोसा शिक्षक ने दर्शाया, तभी वह अन्वेषित करेगा। तो ये रिसर्च करने के लिए दिया गया है कि जितना दिए हैं सब का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रचिता एक गणित की अध्यापिका है, मैडम है, मैथ के। तो एक मैथ वाले मैडम अपने छात्रों को भाषा कथन, भाषिक गणित वाले प्रश्न में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटि का विश्लेषण करती है। हमने अभी इसके पहले बताया था आपको कि त्रुटि को क्या करना चाहिए, त्रुटि को क्या करना चाहिए? तब बोले थे कि एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और उससे शिक्षक को सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। अभी बताया था। तो देखिए क्या करेंगे जी, त्रुटि वाले छात्रों को दंड स्वरूप दंड देंगे। अभी हमने बताया कि दंडात्मक नहीं सुधारात्मक, नकारात्मक नहीं सकारात्मक, रटंत नहीं समझंत, परिभाषा नहीं अवधारणात्मक, डर नहीं प्रेम, मानकीकृत नहीं लचीला। त्रुटियों को समझना, देखिए समझेगा, सीखेगा कि कैसे त्रुटि हुआ और बच्चों को बताएगा, ताकि बच्चा अगला बार वही त्रुटि नहीं करे। चिंतन को समझेगा, जैसे ही त्रुटि को समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो समझिए कि शिक्षक बच्चा पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो यही हो जाएगा। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना। ज़्यादा प्रश्न देने से क्या होगा, सीखेगा थोड़े, वही गलती करते आ रहा है जो करते रहेगा। अधिक त्रुटि वाले छात्रों को पृथक करना, अलग तो नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं करना है, समूह में रखना है। तो इस तरह से 7 प्रश्न 2012, ये 20 दिसंबर 2021 का प्रश्न है जी, आप लोग देख सकते हैं। 20 दिसंबर 2021 के प्रश्नों में बाल केंद्रित कक्षा से 7 प्रश्न आया। हमने पिछला वीडियो में आपको चैलेंज किया था, बोला था कि मैं प्रमाण दूंगा कि आज जो मैं इस कक्षा में बता रहा हूं, इस वीडियो में बता रहा हूं, अगला बार हम आपको प्रश्नों के साथ पेश करेंगे, हम अपने पढ़ाए गए तथ्यों को। और देखिए वही चीज़ आया जो हमने आपको पिछला कक्षा में बाल केंद्रित कक्षा में पढ़ाया। हम आपको बाल केंद्रित पर बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट लिखेंगे नहीं, बहुत तथ्य नहीं पेश करेंगे, एकदम व्यवहारिक रूप से बताएंगे ताकि आपके दिमाग में वो जाए।
रिसर्च तो आप कहीं भी कर सकते हैं, गूगल पर देखिएगा बाल केंद्रित पर बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ है, यूट्यूब में भी देखिएगा बहुत सारा वीडियो है। तो तथ्य को संग्रह नहीं करना है, तथ्य को व्यवहारिक रूप से समझना है कि बाल केंद्रित क्या, तो बालक को डराना नहीं है, समझाना है। समझाएंगे तो बच्चा कुछ सीखेगा, तो गलती करेगा तो त्रुटि करेगा तो हम उससे सीखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसको समझाएंगे, सिखाएंगे कि गलती नहीं करो। तब बच्चा को भरोसा होगा शिक्षक पर, और जब भरोसा होगा तो बेझिझक बेधड़ाक प्रश्न पूछेगा आपसे, और प्रश्न पूछेगा तो आप बताइएगा, स्वीकार कीजिएगा, उसको आज़ादी दीजिएगा प्रश्न पूछने का। इस तरह से बच्चा सीखना शुरू कर देता है, अधिगम शुरू हो जाता है, तब अन्वेषण करना शुरू कर देता है, रिसर्च करता है, खोजी प्रवृत्ति का होता है, जिज्ञासु होता है, फिर उसका अवधारणा स्पष्ट हो जाता है, फिर उसका संरचना होता है, ज्ञान का रचना होता है, फिर कुछ नया करने के लिए सीखता है, सृजनात्मक होता है, और अंत में उसका संकल्पनात्मक समझ विकसित होता है, संप्रत्यय विकसित होता है। यही तो है बाल केंद्रित, बस यही याद रखना है। इसी से 7 नंबर आ गया। चलते चलते हर दिन मैं आपको बताऊंगा, हर कक्षा बताऊंगा कुछ ना कुछ, जैसे चलते चलते गाना भी है, यूं ही चलते चलते। पियाजे संज्ञानात्मक विकास, कोहलबर्ग वाइगोत्स्की विकास, पियाजे संज्ञानात्मक विकास, कोहलबर्ग नैतिक विकास और वाइगोत्स्की सामाजिक विकास। और उसी में बताया था कि वाइगोत्स्की समीपस्थ विकास का सिद्धांत, निकटस्थ विकास का सिद्धांत। और यूं ही चलते चलते में जो मैं बताऊंगा उससे भी कुछ ना कुछ प्रश्न आ जाता है। अवधारणात्मक, संरचनात्मक या रचनात्मक, सृजनात्मक या संकल्पनात्मक या संप्रत्यय, ये भी मैंने आपको बताया था। ये चीज़ें बार बार आएगी, हमेशा आती है, और इससे हमेशा प्रश्न आता है। इसलिए जो चलते चलते भी लास्ट में बताते हैं उसको ध्यान रखिएगा। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि बाल केंद्रित को जो मैंने पढ़ाया और यूं ही चलते चलते जो मैंने आपको पढ़ाया वो एग्ज़ाम में कितना आया। तो 20 दिसंबर 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम में 7 प्रश्न आया। तो आज का कक्षा मैं यही समाप्त करता हूं दोस्तों, मित्रों, खासकर मेरे शिक्षक मित्रों। आप अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसे ध्यान से सुनिएगा, पेन पेपर साथ में रखिएगा, समझिएगा और पीछे पीछे दोहराइएगा, क्योंकि जो हम आपको पढ़ाएंगे वही एग्ज़ाम में आएगा। इसका प्रमाण आज आपने देख लिया है। धन्यवाद।